राधे राधे दर्शकों। वैसे तो नारायण मिश्रा जी बनारस के हैं, लेकिन वो अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेजे थे। वहीं विदेश में उनका बेटा जाकर अपनी गृहस्थी जमा लिया। एक अंग्रेज लड़की से शादी कर लिया था। अब उसके 2 बच्चे भी, एक डिंकी और जयकी। डिंकी लड़की का नाम है जो 13 साल की है, और जयकी लड़के का नाम जो 11 साल का है। इधर नारायण मिश्रा जी की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। नारायण मिश्रा जी को विदेश जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, यहाँ भी उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था, और बेटे का मोह उन्हें खींच कर ले ही जाता था। इसीलिए वो अब तीसरी बार जा रहे थे विदेश। 2 बार गए थे, बहुत जल्दी जल्दी वापस चले आए थे। तीसरी बार भी उनके बेटे ने बुलाया और वो ना नहीं कर सके। नारायण मिश्रा जी को इस बार ऐसे टाइम पर बुलाया गया था कि जिस दिन वो पहुंचेंगे उसी दिन उनका बर्थडे होगा। उधर उनके बेटे और पोते पोती ने बर्थडे का प्रोग्राम रटा था। हालांकि विजय के बच्चे अपने माँ और पिताजी के अलावा किसी को जानते नहीं थे। इससे पहले भी नारायण मिश्रा जी कई बार 2 बार जब गए थे, तभी उनके बच्चों ने उनके साथ अच्छे से बात नहीं किया। ओल्ड मैन करके बातें किया करते थे। लेकिन अब जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, तो विजय ने सिखा दिया कि इस बार तुम्हारे दादू आ रहे हैं, उनका बर्थडे है, तुम लोग ठीक से समझो, वो मेरे पिता हैं, जैसे कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो तुम मेरे फादर को हैप्पी बर्थडे नहीं, जन्मदिन मुबारक हो दादाजी, ऐसे बोलोगे। बच्चे ने बड़ी मुश्किल से ये 2-3 शब्द रटे थे। जैसे ही नारायण मिश्रा जी पहुँचे, शाम हो चुकी थी। वहाँ पर उनके जाते ही पहले लाइट बंद कर दिया गया, और जब वो गेट पर गए तो लाइट चालू किए और उनके ऊपर फूलों की वर्षा, और बच्चों ने तालियां बजाकर बोलना शुरू कर दिया, जन्मदिन मुबारक हो दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो दादाजी। बच्चों ने जो हिंदी बड़े मुश्किल से सीखा था, इसीलिए फिर जैसे ही नारायण मिश्रा जी सोफे में जाकर बैठे, एक बड़ा सा केक उनके सामने लाकर रख दिया गया। नारायण मिश्रा जी को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बचपन में बनारस के एक गांव में पले बढ़े थे। उन्होंने ये सब दुनियादारी चोचले नौटंक कभी किया नहीं था। इसीलिए उन्होंने केक देखकर कहा, ये सब क्या तमाशा है। जब से आया हूँ कहीं ऊपर फूल गिरा रहे हो, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो मेरे ऊपर फूल गिरा रहे हो। सारे फूल समेटो पैर के नीचे आ रहे हैं। और दूसरा, ये केक काटना, तुम लोग काटो और खाओ, मुझे ये सब नहीं करना। आज तक मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाया। अगर तुम लोगों को मेरा बर्थडे ही मनाना था तो कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा रख देते, या कि कहीं मंदिर चलने का प्रोग्राम रख देते। ये सब मैं नहीं करता। वो नाराज होकर अब एक कमरे में जाकर बैठ गए। दोनों बच्चे ने अपना शोल्डर ऊपर करते हुए इधर उधर मुँह बिचकाकर बोले, ये तो ओल्ड मैन है, इसको तो कुछ पता भी नहीं। फिर बच्चों ने खुद ही केक काट लिया। विजय ने घर का माहौल देखा कि घर का माहौल तो गड़बड़ हो रहा है। उसने अपने बच्चे और पत्नी को खुश रखने के लिए केक काट दिया। तभी उस विजय का बेटा जयकी केक ले जाकर अपने दादाजी के दोनों गाल में केक लगाकर हैप्पी बर्थडे टू यू दादाजी ऐसे चिल्लाने लगा। ये बात नारायण जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, जब मैंने मना किया कि मुझे ये सब नहीं करना, तो तुम लोग मुझे इस केक से क्यों नहलाने लेकर आ गए। सारा कपड़ा खराब कर दिया ना, चेहरे में भी केक लगा दिया, अभी नहाना पड़ जाएगा। बच्चे को डांटकर वहाँ से भगा दिए। फिर वो बच्चा आकर अपनी बहन से कहने लगा, अरे ये ओल्ड मैन वापस आ गया है, पहले भी तो आया था, हमें पसंद नहीं है। सब लोगों ने केक खाया। शाम को खाने पीने की तैयारी हुई। खाना भी खा के सो गए। वहाँ पर उन्हें 7 समुंदर पार बिल्कुल विदेश के रीति रिवाज पसंद नहीं थे। लेकिन नारायण जी करते क्या, अपने बेटे के कारण वहाँ उन्हें जाना पड़ता था। उन्हें तो अपने ही पोते पोतियों के कपड़े, रहन सहन, उनके बात करने का तरीका, यहाँ तक कि उनके बहू के पहने हुए कपड़े, बहू के बात करने का ढंग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उन्हें दिल से कोई मोह लगता ही नहीं था कि ये हमारी फैमिली है। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए जाते थे, वरना उस अंग्रेज औरत को देखकर उनका दिल कभी
स्वीकार ही नहीं करता था कि ये मेरी बहू है, इसके साथ मेरा कोई मोह माया फंसा हुआ है। लेकिन बेटे के रिश्ते के चलते उन्हें अपना रिश्ता निभाना पड़ता था और वहाँ बच्चे भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनको देखते ही अपना मुंह टेढ़ा करके दोनों शोल्डर ऊपर करते ओल्ड मैन करके निकल जाते थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर ताली मारकर उनको चिढ़ाया करते थे और उनके साथ माँ भी हंसा करती थी। ऐसे ही जब दोनों सुबह ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए नाश्ता करके, तभी वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक काम वाली आती है। वह काम वाली इंडियन थी। नारायण जी ने पूछा कि तुम तो इंडियन हो, फिर तुम यहाँ विदेश में आकर काम क्यों करती हो? क्या अपने देश में काम की कमी है? उस औरत ने कहा, जिसका नाम संगीता। उसने बताया, साहब मेरा बेटा भी यहीं विदेश में आकर बस गया था। उसने भी एक विदेशी लड़की से शादी कर लिया था, लेकिन ना जाने किस बीमारी के वजह से मेरा बेटा मर गया। अब मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने यहाँ आने के लिए मेरे सारे घर संपत्ति बेच दिया था, ज़मीन बेच दिया और मुझे यहाँ विदेश लेकर आया और मेरे ही पैसों से खरीदे हुए घर ज़मीन पर उसने कब्जा जमा लिया, मुझे घर से निकाल दिया। आपका बेटा विजय मेरे विजय को जानता था, क्योंकि वो उसी ऑफिस में काम करता था, इसीलिए आपके बेटे ने मेरा बड़ा सहारा किया। उसने मुझे अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों के यहाँ काम करने पर लगा दिया। अब मैं सभी इंडियन भाइयों के यहाँ काम करने जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनके घर की साफ़ सफाई करती हूँ और इसी से मेरा खर्च चल जाता है। मैंने अलग से एक किराए पर कमरे भी ले लिया है और अब मैं यहीं पर अपना जीवन गुजारा कर रही हूँ। नारायण जी ने कहा, तो तुम अपने गांव क्यों नहीं चली जाती? संगीता ने कहा, साहब मैंने अभी बताया ना कि मैं सब कुछ बेचकर यहाँ आई हूँ, फिर मैं गांव जाकर भी कहाँ रहूँगी? वहाँ भी तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर काम करके गुजारा कर लेती हूँ। नारायण जी ने कहा, हाँ तुम ठीक ही कहती हो। फिर वह खाना बनाई। खाना बनाकर जब जाने लगी, नारायण जी ने कहा, अरे तुम यहीं रुको ना, तुम रहती हो, तुम्हारे अपनेपन की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरना जब घर में मेरे पोते पोतियाँ और बहू आ जाती हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तुम घर पर आई हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मत जाओ अभी थोड़ा टाइम के लिए। तभी उन्होंने कहा, अरे संगीता, क्या तुमने मेरा चश्मा देखा है? संगीता ने कहा, साहब मैंने आपका चश्मा डिंकी के कमरे में देखा है। नारायण जी उठे और तुरंत अपनी पोती के कमरे में चश्मा लेने पहुंच गए। तभी पोती ने जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू, तुमको शर्म नहीं आती? तू मेरे कमरे में घुसा आता है, तू देख नहीं रहा मैं कपड़े बदल रही हूँ? उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू। अरे ओल्ड मैन, तुमको शर्म नहीं आता? इधर मैं कपड़ा चेंज कर रहा हूँ और तुम मेरे कमरे में आ गए। तुमको नॉक करके आने को सिखाया नहीं किसी ने? कैसा इंसान है? जोर जोर से रोने लगी। नारायण जी शर्म के मारे बाहर आ गए कि मेरी पोती मेरे ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा रही है। फिर उन्होंने संगीता से ही कहा, संगीता मैं चश्मा लेने गया था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा मेरी पोती चिल्लाने लगी, अब तुम ही चश्मा लेकर आओ। संगीता ने चश्मा ला कर दिया। फिर संगीता ने कहा, साहब खाना खा लीजिए, मुझे जाने को भी लेट हो रहा है। संगीता ने दोनों बच्चों को भी खाना दे दिया, लेकिन नारायण जी ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है और ना ही मुझे इस घर में रहना है। उन्होंने अपने कपड़े इकट्ठा किए और अपने बैग में कपड़ा डालकर जाने लगे। संगीता ने कहा, ये सीधे साधे इंडियन इस अमेरिका में कहाँ अकेले भटकेंगे? कहीं गुम गए तो विजय भाई का क्या होगा? विजय अपने पिताजी से प्यार करता है, बहुत परेशान हो जाएगा। संगीता ये मन में सोचती हुए कहने लगी, साहब आप कहाँ जाएंगे अकेले? आप कहीं मत जाइए, पहले आप अपने बहू और बेटे को आने दीजिए। नारायण जी ने कहा, मैं 1 मिनट यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहता और ना ही किसी का मुंह देखना चाहता। तभी संगीता ने कहा,
ऐसी बात है तो आप चलिए मेरे साथ। आप जब तक मेरे घर में रहना और जब आपके बेटे और बहू आएंगे तो आप फ़ोन से बात करके फिर आ जाना। नारायण जी ने उचित समझा और कहा, ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इधर जब विजय और विजय की पत्नी आए तब विजय की बेटी डिंकी रो रो कर अपनी माँ से बहुत कुछ बताने लगी। उसने इतना बता दिया कि माँ एकदम शेरनी बन गई। माँ के कान भर दिए। कहने लगी, माँ, वो ओल्ड मैन मेरे कमरे में घुस गया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। अब उस ओल्ड मैन को यहाँ से बाहर निकाल दो। उसे अपने घर पे मत रखो। अगर वो ओल्ड मैन रहेगा तो मुझे किसी हॉस्टल में भेज दो। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अब वो ओल्ड मैन मेरे साथ दोबारा भी ऐसा कर सकता है। विजय की पत्नी ने विजय पर टूट पड़ी। अरे तुम इंडियन ऐसे ही होते हो। देखा, तुम्हारे बाप ने मेरी फूल सी बच्ची के साथ क्या क्या करना शुरू कर दिया है। यहाँ से हटाओ उसे, हटा दो। अब मैं उसे यहाँ नहीं रख सकती। विजय को अपनी पत्नी और बच्चों के इस व्यवहार पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसे भरोसा भी था कि मेरा पिता ऐसा कभी कर नहीं सकता, लेकिन विजय क्या कर सकता था। उसने पूछा, तो ठीक है, कहाँ है तुम्हारे दादा? तभी जैकी ने कहा, पापा, दादा और उस नौकरानी का अफेयर चल रहा है। वो उस नौकरानी के पीछे पीछे चला गया। विजय ने सोचा कि इस बच्चे का मैं क्या करूं। मेरे पिता के ऊपर ऐसा गंदा गंदा आरोप उसे बिल्कुल पसंद नहीं था सुनना। लेकिन वो जब गया तो उसने क्या देखा, संगीता हाथ पकड़कर रो रही थी उसके पिताजी का। विजय को भी यही लगा। उसने सोचा, ये मेरे पापा का हाथ पकड़ के बैठी हैं और पापा भी उसके सिर में हाथ रखे हुए थे। विजय वहाँ से सीधा वापस चला आया। उन दोनों के बीच में बात ऐसी थी कि वहाँ से भी नारायण जी जाने लगे थे। संगीता ने कहा कि अभी आप मत जाइए, मैं आपके बेटे को फ़ोन करती हूँ। तभी नारायण जी ने कहा, नहीं संगीता, तुम मेरे बेटे को फ़ोन मत करो। अच्छा तुम ये बताओ, तुम अपने गांव वापस चलना चाहती हो क्या? संगीता ने कहा, नहीं, मैं वहाँ जाकर कहाँ रहूँगी। नारायण जी ने कहा, देखो, रहने की तुम चिंता मत करो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी ही हो। तुम वहाँ चलोगी तो तुम मेरे घर में रहना। मुझे छोटी बहन का सहारा मिल जाएगा और तुमको रहने का ठिकाना। सारे गांव के लोग तुम्हें मान सम्मान से अपनी बहन मानेंगे और रखेंगे। इसी बात को सुनकर संगीता ने अपने भाई का हाथ पकड़कर रोने लगी थी और नारायण जी उसके सिर पर हाथ रखे हुए उसे समझा रहे थे कि तुम मेरी छोटी बहन हो, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगा। और तुम सुनो, अब तुम दूसरे के घर में काम करने भी कभी नहीं जाओगी। तुम भले ही गांव नहीं जाना चाहती अपने, लेकिन यहाँ तुम अपने घर में रहो। विजय की भी नज़रें धोखा खा गई जब नारायण जी ने संगीता को बहन माना। संगीता इमोशनल होकर नारायण जी के साथ अपना दुख बांटने लगी थी। उधर जैसे ही विजय घर पर पहुंचा, संगीता ने फ़ोन किया, विजय, तुम्हारे पिताजी मेरे घर पर हैं। तुम ऑफिस से आ गए हो तो आकर अपने पिताजी से मिल लो। विजय ने कहा, संगीता आंटी, मैं अभी अभी आपके घर से ही वापस आ रहा हूँ। आप ये मेरे पिताजी के साथ क्या कर रही हैं? मैंने देखा कि आप मेरे पिताजी की बाहों में थी, लेकिन मैंने आपको ऐसा नहीं समझा था। आपको इस उम्र में ऐसा करने में शर्म नहीं आती? आपको मेरा पिता ही मिला था फंसाने के लिए। संगीता कहने लगी, बेटा विजय, तुम भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों जैसे हो गए, कैसी बातें करते हो। तभी नारायण जी ने कहा, क्या बोल रहा है, मुझे फ़ोन दो। नारायण जी ने अपने बेटे को बोलते हुए कहा, अरे नालायक, क्या बोल रहा है, बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। क्या है, क्या बोल रहा है। तभी उधर से विजय ने कहा, पिताजी, आप इस उम्र में जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप संगीता को अपनी बाहों में लिए थे। यहाँ बच्चे भी इसी चीज़ का रट लगा कर रखे हैं कि आपका नौकरानी के साथ इस तरह से बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और इधर रिंकी भी ना जाने क्या क्या बक कर रही है। नारायण जी ने कहा, तेरी बेटी ने मुझ पर जो आरोप लगाया है उसका तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, क्योंकि वो तो ठहरे विदेशी, कभी अपने हो ही नहीं सकते।
लेकिन तू तो अपना खून था नालायक, और तू भी इस तरह से मुझे बोल रहा है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत कर, लेकिन अब मैं तेरे घर आऊँगा भी नहीं। मैं अगर संगीता बहन के घर नहीं रह सकता तो मैं अपने गांव चला जाऊँगा। यहाँ तुझसे अच्छा तो मैं संगीता बहन को मानता हूँ। यहाँ आकर मुझे एक छोटी बहन का साथ जो मिला, अब मुझे तेरे घर आना भी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब विजय की समझ में आ चुका था कि मेरे पापा ने संगीता को अपनी बहन माना है, इसीलिए वो उसके साथ चले गए हैं। उसे अपने इंडियन रीति रिवाज और रिश्ते पर आज भी पूरा भरोसा था। वो घर आया। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी बात पर रट लगा के रखे थे कि तुम्हारा इंडियन बाप ऐसा है। लेकिन विजय क्या करता? उसने अपने पत्नी और बच्चों को समझाना शुरू कर दिया कि देखो, जैसा तुम लोग समझते हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा फादर हूँ ना, तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ, इसीलिए तुम लोग भी मेरे फादर को मेरे घर में रहने दो। किसी तरह से वो लोग मान गए और सब साथ में चल दिए। संगीता के घर जैसे ही सब लोग पहुँचे, विजय का बेटा जैकी ने नारायण जी से बदतमीजी से बात करने लगा। ए ओल्ड मैन, तू हमारे घर आएगा पर हमारी दीदी से सॉरी बोलेगा, तभी हम तुमको अपने घर में आने देगा। नारायण जी को गुस्सा आया कि ये पोता और मैं इससे साथ सॉरी बोलूं। उन्होंने अपने पोते के गाल में एक थप्पड़ मारा ही था कि आगे बढ़कर विजय की पत्नी ने नारायण जी को धक्का दे दिया। पीछे एक लकड़ी की टेबल थी। टेबल में नारायण जी का सर टकरा गया और उनके सिर में से खून निकलने लगा। विजय ने देखा कि पापा के सिर से खून बह रहा है। उसने दौड़कर अपने पिता को उठाया और उनके लगे हुए घाव को अपने हाथ से दबाया। तभी संगीता ने दौड़कर एक बॉक्स लाया। उसमें से उसने कापूस और डिटॉल निकालकर वहाँ पर साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक विजय की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई, नारायण जी रोने लगे। तू यहाँ पर क्यों आया था? अपने दोनों बच्चे और पत्नी को लेकर मुझे मरवाने? तेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ बदतमीजी करते रहे, वो लोग मुझे मारते रहे और तू देखता रहा। विजय तो इस तरह से दो नाव में फंसा हुआ था कि ना वो पिता की तरफ बोल सकता था ना अपनी पत्नी की तरफ। संगीता ने कहा, नारायण भैया, आप विजय को ही फालतू में दोष क्यों दे रहे हैं? विजय बेचारा क्या करे, ये इंडिया थोड़ी ना है। बच्चों ने सॉरी बोलने को कहा था तो आप बच्चे के ऊपर हाथ उठा दिए, और उसकी अंग्रेज माँ आपको कैसे माफ़ कर सकती है? यहाँ कोई संबंध रीति रिवाज नहीं लगता। यहाँ रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। कोई अपने से बड़ा छोटा नहीं देखता। वो अंग्रेज लड़की है, वो आपको ससुर थोड़ी ना मानेगी। उसने आपको भी हाथ उठा दिया, गलती तो आपकी ही है। आप उसे बहू समझकर, पोता समझकर हाथ उठाए, लेकिन वो आपको दादा नहीं समझता, इसीलिए तो आपको सॉरी बोलने को कहा। यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते। आप तो भला दादा दादी हो, उन लोगों ने कभी आपको बचपन से देखा ही नहीं। बच्चे आपको सिर्फ एक ओल्ड मैन समझते हैं। उनके घर में आप जाते हो, वो आपको अपना फैमिली नहीं समझते। तो फिर आपने क्यों गलती किया? क्यों बच्चे पर हाथ उठाया? इसमें देखिए गलती आपकी ही है। विजय बेचारा क्या करे? आपके साथ जाए या अपनी आधी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दे? अब तो उसकी उम्र भी इतनी नहीं रही, 13 साल की लड़की और लड़का है। क्या करे वो फंस चुका है यहाँ। इस तरह से बातें सुनकर नारायण जी ने कहा, तू जा विजय, तू जा। अगर तेरी गलती है या मेरी गलती है मुझे नहीं पता, लेकिन अब तू चला जा। मैं यहाँ से तेरे घर नहीं आने वाला। विजय वहाँ से अपने घर आ गया। वो घर पे आकर अपने घर में बोलने लगा, तुम लोग दादू को मनाने गए थे या उससे सॉरी बुलवाने गए थे? दोनों बच्चों ने साथ में बोल दिया, हम उस ओल्ड मैन को अपने घर नहीं आने देंगे, वो बहुत गंदा इंसान है। उन लोगों ने अपने शब्दों में इंग्लिश में कहा। अब तो विजय को समझ में आ गया था कि मेरे पिता का इस घर में कोई मान सम्मान नहीं है, और उसे पता भी था कि मेरे पिता अपने यहाँ बनारस में अच्छे मान सम्मान से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। उन्हें आज तक किसी ने इस तरह से अपमानित नहीं किया। वो इस तरह से अपमानित होकर मेरे घर पर कभी रह नहीं सकते।
इसीलिए विजय अब चिंता में पड़ गया था। उसकी पत्नी ने भी कुछ उसे इसी तरह से जवाब दिया। उसने दिन में तो खाया ही नहीं था, रात में भी उससे कुछ खाया ना गया। वो रात भर अपने कमरे में पड़ा पड़ा रोता रहा, लेकिन ना तो उसके पास उसकी पत्नी गई और ना ही बच्चा। वो बिल्कुल इस समय पर अकेला पड़ गया था। किसे समझाए, अपनी पत्नी को समझाए या अपने बाप को समझाए। किसी तरह से दिन बीता ही था। दूसरे दिन उसने फिर अपने पापा के पास फ़ोन लगाया। पापा, आप ही किसी तरह से समझ लो और आ जाओ। विजय जी ने कहा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा। यहाँ पर मेरे सिर का घाव ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। संगीता भी खाना बनाने नहीं गई थी, इसीलिए वहाँ पर खाना भी नहीं बना था। विजय की पत्नी को खाना बनाना नहीं आता था। बच्चे भूखे थे, बार बार कह रहे थे, आज संगीता बाई घर पर खाना बनाने नहीं आती। मैड को दोबारा अपने घर पे मत आने देना पापा, हम सबको भूख लगी है। अब उसे अगर आज नहीं आती तो कभी काम पर नहीं रखेंगे। विजय ने फ़ोन लगाकर कहा, संगीता आंटी तुम क्यों खाना बनाने नहीं आई? तुम तो आ जाओ। संगीता ने कहा, आज मैं भी खाना बनाने नहीं आऊँगी। आज तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर पर जो चोट लगी है उसी की वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। विजय ने अपने बच्चों से कहा, तुम लोग चाहते हो संगीता आंटी घर पे खाना बनाने आए, इसीलिए फिर से मेरे साथ चलो और इस बार तुम वहाँ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। संगीता आंटी और दादू से माफ़ी मांग लोगे। विजय की पत्नी ने तो साफ इनकार कर दिया जाने से। विजय अपने दोनों बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा कि संगीता नारायण जी के सिर पर मलहम लगा रही थी। तभी उन बच्चों ने देख लिया। वहाँ पहुँचते ही उस लड़की ने फिर से कहना शुरू कर दिया, वाह क्या लव स्टोरी है, इधर ओल्ड मैन और एक नौकरानी की। इतनी बातें संगीता ने सुन ली थी। संगीता अब वहाँ रहकर थोड़ा बहुत इंग्लिश तो समझती थी। उसने इग्नोर करते हुए कहा, आओ विजय बेटा, आओ आओ। विजय अंदर गया, कहने लगा, आंटी चलो खाना बनाने। पिताजी आप भी चलिए, घर चलिए। बहुत मनाए लेकिन नारायण जी तैयार नहीं हुए। संगीता ने कहा, ठीक है मैं खाना बनाने आती हूँ। संगीता साथ में चली गई और जल्द ही जब वो खाना बनाकर अपने घर आई तो उसने नारायण जी से कहा, आपने सुना ना, आपकी पोती क्या कह रही थी कि क्या लव स्टोरी है। बच्चों के मन में यही बात है कि मेरे और आपके बीच कुछ इस तरह से गंदा माहौल है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम खराब हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडियन लोग ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं के घरों में मैं काम करती हूँ। अगर मेरा नाम खराब हुआ तो वो लोग भी मुझे अपने घर में काम पर नहीं आने देंगे। इसीलिए हो सके तो आप अपने बेटे के घर ही रहने चले जाइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नारायण जी ने कहा, संगीता कभी मैंने तुम्हें गलत निगाह से देखा? मैंने अपने सच्चे मन से तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया है, लेकिन तुम्हारा कहना भी गलत नहीं है। यहाँ लोग कुछ भी सोच सकते हैं। ये अपना गांव थोड़ी न है, अपना देश थोड़ी न है कि जहाँ लोग जज्बातों की कदर करेंगे। जब यहाँ अपने पोती ही अपने पिता दादा की सगी नहीं हुई तो मेरा और तुम्हारा तो खैर कोई बात नहीं। संगीता मैं चला जाता हूँ, कल ही मैं चला जाऊँगा। और वो चुप हो गए। दूसरे दिन जब संगीता सोई हुई थी तभी नारायण जी भोर में अपना सामान उठाए और एक होटल में जाकर रुक गए। उन्होंने सोचा सुबह होते ही मैं फ़्लाइट पकड़कर चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने दवाइयां दर्द की ले ली थी, जिसकी वजह से उन्हें नींद आ गई और सुबह देर तक वो सोते रहे। दूसरे दिन संगीता जब उठी तो उसने देखा कि उसके विजय के पिताजी घर पर नहीं हैं। संगीता ने विजय को फ़ोन लगाया, विजय तुम्हारे पिताजी अपना सामान लेकर कहीं चले गए, वो यहाँ पर नहीं हैं। विजय भागता हुआ संगीता के घर में आया, पूछने लगा कितने बजे गए, कैसे गए। लेकिन संगीता ने कहा, मुझे नहीं पता, रात को मैंने थोड़ी सी बात की थी तो फिर सुबह उठी तो उन्हें मैं नहीं देखी। विजय पुलिस स्टेशन गया अपने पिता की गुमशुदगी की खबर के रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस वालों ने विजय के पिताजी को ढूंढकर और विजय के घर लेकर आ गए। पूछताछ करने पर विजय के पिताजी ने बता दिया था कि मेरी बहू ने मेरे सिर पर मारा है, ये चोट है उसके मारने का ही। तभी पुलिस घर पर भी आई और विजय की पत्नी को अरेस्ट करने के लिए बोल रही थी। तभी विजय की बेटी
डिंकी सामने आकर कहने लगी कि आप लोग कैसे अरेस्ट कर सकते हो मेरे मम्मी को? मेरे साथ इस ओल्ड मैन ने छेड़छाड़ किया है। उसी टाइम पर मेरी मम्मी ने इन्हें धक्का दे दिया था। अगर मेरी मम्मी सही टाइम पर नहीं आती थी, ये ओल्ड मैन मेरी इज्जत लूट रहा था। लड़की के इस तरह से गवाही देने पर पुलिस भी सख्ते में आ गई और उन लोगों ने नारायण जी को ही गिरफ्तार कर लिया। नारायण ने कहा, विजय तुम कुछ बोलोगे? तुम्हारी बेटी मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रही है और तुम्हारी पत्नी भी। तुम बोलो ना, कुछ तो बोलो। विजय क्या बोलता? अगर वो कुछ बोलता है तो उसकी पत्नी जेल जाती है, नहीं बोलता तो उसका पिता जेल जाता है। उसके मुंह से कोई संगीता ये सब खड़ी 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 देख रही थी। उसने कहा, विजय मैं तो तुम्हें समझदार समझती थी, लेकिन तुम्हारा दिल भी विदेश आकर पत्थर हो गया, मुझे पता चल गया। थू है तुम लोगों पर। एक बेचारा इंसान अपने बेटे से मिलने आता है, लेकिन उसकी ही पोती उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज देती है। तुम लोगों के अंदर तो बिल्कुल आत्मा है ही नहीं, मर चुकी है। और विजय तुम तो इनसे भी गैर गुजरे हो गए। ये तो विदेशी ही थे और तुम तो अपने होकर भी पराए हो गए। इतना कहकर संगीता, विजय ने कहा, रुको संगीता आंटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने अपने पत्नी से कहा, तुम अपने बच्चों को संभालो और रहो अपनी दुनिया में। मैं जा रहा हूँ। जहाँ मेरे पिता की इज्जत नहीं हुई, उस घर में अब मैं नहीं रहूँगा। अब तुम लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, गुड बाय। इतना कहकर विजय संगीता के साथ चला गया। वहां जाकर उसने संगीता की मदद से अपने पिता को जमानत से छुड़वाकर संगीता के घर में लाकर वापस कर दिया और वो भी संगीता के ही घर में 2 दिनों तक रुका। लेकिन शाम को उसकी बेटी का फ़ोन आया, पापा मम्मी को बुरी तरह से चोट आई है, मम्मा सीढ़ियों से गिर गई है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है, आप जल्दी से घर आ जाओ, मम्मा को कुछ हो गया है, पापा जल्दी से आ जाओ। विजय अपनी बेटी की इस तरह से बात सुनकर घबरा गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और वो पहुंच गया। उसके पहुंचते ही एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी थी। उसकी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गए, विजय भी साथ में गया। यह बात सुनकर विजय के पिता भी हॉस्पिटल में साथ में ही चले गए। उन्होंने देखा कि विजय की पत्नी आईसीयू में पड़ी है। डॉक्टर ने कहा, इसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, टाँके लगेंगे, बहुत ज़्यादा फट चुका है, सिर में चोट आई है, बहुत ब्लड भी बह गया है, ऑपरेशन के टाइम पे और ब्लड जाएगा, इसीलिए हमें 2 यूनिट का ब्लड चाहिए। तभी संगीता ने कहा, विजय मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। विजय के पिताजी ने भी कहा, मैं भी अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। दोनों का चेकअप किया गया और दोनों का खून निकाल कर ले गए। जब विजय की पत्नी का ऑपरेशन हो रहा था, उसी टाइम पर नारायण जी दोनों हाथ जोड़कर कमजोरी की हालत में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, इन्हें किसी तरह से बचा लो। बच्चों की तरफ देख रहे थे। बस उस टाइम पर तो वो वही प्रार्थना कर रहे थे कि इसके मासूम बच्चों के ऊपर से माँ का साया मत हटने देना। विजय की बेटी ने देखा कि मेरे दादाजी ने मेरी माँ के लिए खून दिया है और इस ओल्ड मैन को मैंने कितना सताया, इसने तो मेरे साथ कुछ किया भी नहीं। वो अपने आप में आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। वहीं पे टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने देखा कि ओल्ड मैन ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो कुछ बात भी करना चाहती थी, लेकिन कैसे? वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। फिर जैसे ही उसने देखा कि दादू की आंखें खुली, उसे भगवान ने ना जाने कैसे सद्बुद्धि दे दी। उसने भी कान पकड़कर कहा, सॉरी दादू, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा काम किया है। आपने मेरी मम्मा को खून देकर उसकी जान बचाई है और मैंने आप पर गंदा गंदा आरोप लगाया। बात यह था कि मैं आपको पसंद नहीं करती थी, मैं चाहती थी कि आप हमारे घर से चले जाओ। दोनों कान पकड़कर डिंकी बड़ी बड़ी आंसू गिराने लगी। नारायण जी को दया आई। उसने बच्ची को अपने गले से लगाया। तभी जयकी भी वहाँ आ खड़ा हुआ उनके पास। जयकी को भी उन्होंने गले से लगा लिया। दोनों बच्चे अपने दादा के गले लगे हुए। नारायण जी ने कहा, बच्चों तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो हम सब लोग मिलकर
प्रे करते हैं, एक साथ में गॉड से प्रे करते हैं। सब लोग वहीं बड़ी टेबल में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी डॉक्टर आकर कहा कि अब बिल्कुल ठीक है विजय जी तुम्हारी पत्नी। डॉक्टर ने इंग्लिश में कहा, दोस्तों मैं तो ये हिंदी में बता रही हूँ। तभी सब लोगों के मन में खुशी छलक उठी। विजय ने कहा, क्या हम सब कैरी से मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ। सब लोग कैरी के कमरे में गए। देखा कैरी बिल्कुल थकी और सुस्त हालत में पड़ी हुई थी, बस थोड़ा सा आंखें खुली हुई थी। बच्चे दोनों साइड से मम्मा मम्मा करके किस करने लगे और डिंकी ने अपनी मम्मा के कानों में कुछ तो बात करने लगी। उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कैरी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, अगर तुम इंडिया जाएगा तो हम सब इंडिया जाएगा, तुम हमारा फैमिली है। नारायण जी अपनी बहू के मुंह से फैमिली की बात सुनकर इमोशनल हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार भगवान ने सद्बुद्धि दे दी। उनकी बहू ने उन्हें अपनी फैमिली के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, बहू मैं चाहे इंडिया में रहूं या अमेरिका में रहूं, मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास ही है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। तभी वहाँ की सिस्टर ने कहा, बहुत टाइम हो गया, आप लोग बाहर चलकर बात कीजिए। बाहर आकर विजय ने कहा, पिताजी आप घर जाइए, मैं यहाँ कैरी के साथ हूँ। नारायण जी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। विजय ने कहा, नहीं पिताजी आप दोनों बच्चों को लेकर घर जाइए। नारायण जी बात मानकर दोनों बच्चों को लेकर घर आ गए। संगीता भी घर आ गई थी। संगीता ने खाना बनाया, नारायण जी और दोनों बच्चों को खाना दिया। साथ साथ में दोनों बच्चे नारायण जी टेबल पर बैठकर खाना खाए। अब तो दोनों बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। नारायण जी अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रख रख बार बार उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। विजय भी दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। दोस्तों तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों यदि आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करे बिना प्लीज़ मत जाना। बाय बाय।